कैसे कैसे अपने को क्या क्या काम करने हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा इकोलॉजी एवं एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, पार्ट वन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पार्ट वन। चलिए, गुड मॉर्निंग, आ जाओ बच्चा, सारे के सारे आ जाइए। वॉइस स्लो नहीं है बच्चा, वॉइस तो परफेक्ट है। वॉइस का इशू है क्या किसी को? यार बताओ एक बार जल्दी, कोई वॉइस का इशू वाला है क्या? बताना एक बार बताओ, वॉइस का इशू किस? नमस्कार नमस्कार है ना? अभी बताओ, ऑल क्लियर है, ठीक है। सब बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा आपसे एक बेसिक प्रश्न है, मतलब आइडियोलॉजी पे चलते एक बार। मतलब आपको क्यों पढ़ना चाहिए पर्यावरण? क्यों पढ़ना चाहिए? एक जवाब तो मैं दे देता हूँ। यूपीएससी के एग्जाम में आपको क्या है बच्चा? इसका हाई वेटेज है। हाई वेटेज मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, हाई वेटेज है। ये जवाब तो मैंने दे दिया। एक दूसरा और एक तीसरा जवाब मुझे और दीजिए, क्यों पढ़ना चाहिए आप लोगों को? बोलिए। अच्छा, जो आपने मैंने लिखवाया था आपने लिख लिए। क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दिया बच्चा, है ना? ये हो गया पार्ट, ये हो गया पार्ट, दैट इज डन। ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया ना। अभी और दो तीन वजह बताओ मुझे। अपनी जगह अवेयरनेस, नो यूपीएससी, ठीक है। ज्योग्राफी का आपकी राइटिंग मस्त है, आईएएस बनने के लिए वो हो गया बच्चा। देखो, आप मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है क्या? ह्यूमन लाइफ, आप इस धरती पे आए हो, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा पर्यावरण होना जरूरी है। तो पर्यावरण का बेसिक अवेयरनेस आपको होना चाहिए। सेकंड, एक आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो बच्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हो आप। और जब आप एक अफसर बनने जा रहे हो, जब अफसर बनने जा रहे हो, तो उसके चलते आपको क्या करना होगा बच्चा? आज हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज है। क्लाइमेट चेंज है, इस इश्यू को हमें एड्रेस करना है। जलवायु परिवर्तन जिसको आप बोलते हो, जलवायु परिवर्तन है क्या ये मुद्दा? और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। तो एक आईएएस ऑफिसर को पता होना चाहिए। कल पता चला आप जिला कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है आपकी, है ना? सीधा कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और मुद्दा क्या है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ बोलो भाजी, बोले क्या मुद्दा है भाई ये? मतलब वो इश्यू क्या है, उसकी डेप्थ क्या है? और जब कल आप बहुत सारी योजनाओं का एग्जीक्यूशन करोगे, बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करोगे, तो आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप इन बेसिक मुद्दों को आपको समझ में है। हमारे सामने आज बहुत सारी राष्ट्रीय चिंताएं हैं, राष्ट्रीय पर्यावरणीय चिंताएं हैं, जो भारत के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर रही है। जैसे निर्वनीकरण कहते हो आप, निर्वनीकरण, डिफोरेस्टेशन। थोड़ा अंग्रेजी सीखते चलेंगे साथ के साथ। डिफोरेस्टेशन का मुद्दा है, वनों को काट दिया जाएगा तो भविष्य कितना अच्छा है बुरा है। ओके। दूसरा, क्या आप एक चीज बताओ, बाढ़ की सिचुएशन नहीं है क्या? सूखे की सिचुएशन नहीं है क्या? भूमि का क्षरण नहीं हो रहा? ठीक है, क्या हमें सतत विकास को नहीं अपनाना? तो जब ये सारे मुद्दे हैं और इन सारे मुद्दों से जुड़े हुए बहुत सारी सरकार क्या बनाएगी? इन सारे मुद्दों से जुड़ी हुई सरकार क्या बनाएगी? बहुत सारी सरकारी नीतियां बनाएगी। और एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते आपका दायित्व क्या है? इन नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन। प्रशासन में जो आपकी छवि है बच्चा, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपकी छवि है, वो क्या होगा? इस छवि को चमकाने का काम करेगा। पढ़े लिखे हो, पहले से ही अच्छा पढ़ के गए हो, सारे मुद्दों को जानते हो, हर मुद्दे पे आपको पता है डिफोरेस्टेशन को लेकर क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने ओपिनियन रख पाओगे, है ना? अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे अगर आप कोई अच्छी पोजीशन पे हो, सरकार आपसे कोई सलाह मशवरा दे, तो आप अच्छी बातें बोल पाओगे। वैसे तो आप जानते हो देश में क्या हो रहा है। देश का शिक्षा मंत्री 10वीं पास। तो आप ये बताओ, अभी वास्तविकता में नहीं है ये, है ना? वास्तविकता में नहीं है। सपोज करो देश का शिक्षा मंत्री है, वो 12वीं पास है, फॉर एग्जाम्पल 12th पास है आपके देश का शिक्षा मंत्री, 12th पास है ना मंत्री जी। अब हायर एजुकेशन के बारे में, है ना, उच्च शिक्षा के बारे में, है ना, वो काफी डिसीजंस लेने हैं, आईआईटी, नीट, आईआईएम्स के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में। और जो कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज गया ही नहीं, तो वो किसी से सलाह मशवरा तो लेगा ना। तो सलाह मशवरा देने वाले कौन होंगे? ऑब्वियसली सी बात है, प्रशासन में बैठे बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे। तो आप एक अच्छा सजेशन दे पाओगे। और अगर आपने अच्छा सजेशन दिया और आपके सजेशंस कामयाब निकले, तो प्रशासन में क्या आपकी चमक नहीं बढ़ेगी? अरे यार बढ़िया अफसर है वो, अच्छी बात बोलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बीइंग बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, आपको ये मुद्दा समझ में आना चाहिए। पृथ्वी पर एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको ये मुद्दा समझ में आना चाहिए, ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, जिसपे हमने कल बात कर ली थी। तकरीबन 100 में से 15 प्लस क्वेश्चन प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, 15 क्वेश्चन से ज्यादा आपके प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे। चलिए, अब बात करते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से आगे चलते हैं कि कुछ बेसिक टर्म है हमारे पास बच्चा। देखो सुन लो, आपको सारा पीडीएफ, सारा कंटेंट मिलेगा बच्चा। मतलब 2 क्लासेस का कंटेंट मैं आपको एक साथ दूंगा, 2 से 3 क्लासेस का। तो आज की जो कल की क्लासेस है आप बोर्ड पे देख सकते हो, ये सारा का सारा आपको मेरी ओर से कंटेंट मिल जाएगा। बैकएंड से टीम भी आपको क्लास नोट्स बना के देगी। आपको मेरी ओर से पहले समझेंगे बच्चा चीजों को अच्छे से।
उसके बाद बैकेंड से आपको क्लास नोट्स मिल भी जाएंगे, टीम पीछे से बनाएगी, मेरी क्लास को सुनेगी, वो अच्छे से इसमें से बिल्कुल इसका अच्छा नोट्स बना के देगी वो आपको। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। नहीं तो बताओ क्या करूं, बुढ़ा बन जाऊं, थोड़ा लड़खड़ाऊं यहाँ, ये कोई कंसर्न थोड़े नहीं है। अब आ जाते हैं, कुछ आपने जिंदगी में कुछ शब्द पढ़े होंगे, जैसे आपने शब्द पढ़ा होगा पारिस्थितिकी, आप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। आपने शब्द पढ़ा होगा पर्यावरण, एनवायरमेंट। और तीसरा आपने पढ़ा होगा पारितंत्र, ठीक है, जिसको आप बोलते हो इकोसिस्टम। पढ़े हैं ना, ये तीन शब्द आपने जरूर पढ़े होंगे। पढ़े नहीं होंगे आपको समझ में नहीं आता, लेकिन सुने तो होंगे ना बच्चों, लाइफ में कभी ना कभी आपने ये शब्द भी सुना होगा। कर सकते हैं तीनों के बीच में, बताओ। मेरे साथ नोट मत करो बच्चा, समझो, देखो यार समझो बच्चों, समझ लो, मेरी कृपया आप सभी को एक निवेदन है, आप सभी को मेरा एक सुझाव है बच्चों, समझो इस, पहले ना एक बार गहरी सांस लो, ये नोट्स वाला, हाँ समझो क्या करना है, नोट्स को लेके आपको क्या करना है। अभी वो चीजें आपके साथ होगी, ये पूरी क्लास में आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, बैकेंड से आके आपको शाम तक मिल जाएगा। एक काम तो ये होगा, ठीक, पूरी क्लास का 2 से 3 क्लासेस का जो मैं कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ ना, मैं उसका पीडीएफ खुद बना के लाता हूँ, वो मेरा कंटेंट है, मेरा बनाया गया कंटेंट, वो भी आपको मिलेगा। और क्लास खत्म होने के बाद आपको मुश्किल से आधे से पौना घंटा लगेगा उसको लिखने में और तैयार करने में, ठीक है। अभी मेरी ओर से है, उस पर कोई बाध्यता नहीं है, आप लिखो, कोई इशू नहीं। अब समझने पे फोकस करते हैं। आपने 3 शब्द पढ़े होंगे बच्चा, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम। फिर कई बार आप एनवायरमेंट को कंफ्यूज कर जाते हो किससे, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर जिसे आप कहते हो वायुमंडल, कई बार पर्यावरण का कंफ्यूजन हो जाता है वायुमंडल से, तो उसको भी हम समझ लेंगे। तो पहला मुझे बताओ व्हाट इज इकोलॉजी, आप में से कोई मुझे बता सकता है, आप में से कोई मुझे बता सकता है ये इकोलॉजी क्या होती है, ये इकोलॉजी क्या होती है। जैसे आपने सुना होगा बायोलॉजी, फिलोलॉजी, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, फिलोसफी, क्या होता है। तो जहां पे ये लोगोस आता है ना, लोगोस, LOGOS, लोगोस से बना है लॉजी, उसका मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है उसका मतलब, अध्ययन। तो इकोलॉजी क्या है, अध्ययन की एक शाखा है। जैसे बायोलॉजी क्या है, अध्ययन का एक सब्जेक्ट है, तो इकोलॉजी भी जस्ट लाइक क्या है, सब्जेक्ट है, जिसमें आप किसको पढ़ रहे हो, पूरे आपके जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, उसके जैविक घटक, अजैविक घटक, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीजों के अध्ययन की शाखा क्या है, इकोलॉजी है। समझो, अध्ययन की शाखा, ब्रांच ऑफ स्टडी, ब्रांच ऑफ स्टडी, अध्ययन की शाखा है, समझे। जैसे अगर मैं कहूं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, एक अध्ययन की एक ब्रांच है, जिसमें आप किसको पढ़ रहे हो, फिजिकल कंडीशंस को, या फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हो और ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हो। क्लियर है। अध्ययन मतलब ये मान के चलो एक आप स्ट्रीम है, जैसे आप बोलते हो ना कि मैं बीटेक कर रहा हूँ किससे, कंप्यूटर साइंस से, मैं बीटेक कर रहा हूँ किससे कर रहा हूँ, मैं किससे कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल ब्रांच से कर रहा हूँ, तो उस तरीके से। तो जब आप पर्यावरण उसके पक्षों को अध्ययन करोगे, तो अध्ययन की शाखा क्या है, वो इकोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले इस शब्द को जो दिया था, देने वाले कौन थे, अर्नेस्ट हैकल थे बच्चा। बोला जाता है 1800, कुछ जगह 1866 लिखा है, कुछ जगह 1869 लिखा है, अधिकांश जगह 1866 लिखा हुआ है। अर्नेस्ट हैकल महोदय बेसिकली ये जर्मनी के क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। इसके साथ साथ एक जबरदस्त आर्टिस्ट भी थे, ये पेंटिंग भी बड़ी अच्छी करते थे, और आपको यकीन नहीं आएगा बच्चा, एक जबरदस्त फिलोसोफर भी थे ये। तो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने सबसे पहले इस शब्द को गढ़ा, इसको, पारिस्थितिकी। नहीं 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 बच्चा, एजी तांसले, दैट इज अबाउट इकोसिस्टम। तांसले महोदय इधर आएंगे, तांसले इधर आएंगे, है ना, ये हैकल का दिया गया शब्द है। चले, ओके। तो ये फिलोसफर है और जर्मनी के काफी बड़े बायोलॉजिस्ट है उस टाइम के। और ये जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन के बारे में पता है ना आपको, ब्रिटेन के जो एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जो एवोल्यूशन ऑफ जो स्पीसीज पे जिन्होंने अपना काम किया, और चार्ल्स डार्विन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और पूरे यूरोप के अंदर और पूरे जर्मनी के अंदर ये डार्विन के विचारों को फैला रहे थे। मतलब इनको जर्मनी का डार्विन बोला जाता था, है ना, जर्मन डार्विन भी बोला जाता था इनको, जर्मन जर्मन डार्विन बोला जाता था, क्योंकि पूरे यूरोप में और जर्मनी में ये डार्विन के विचारों को, और डार्विन ने बहुत अच्छी बातें कही थी। पता है डार्विन ने क्या बोला था, कि जो स्पीसीज है, एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज की बात कर रहा है, स्पीसीज समय के साथ साथ बदलती है। कौन कह रहा था ये बात, चार्ल्स डार्विन कह रहे थे। चार्ल्स डार्विन इस बात को कह के जा रहे थे कि स्पीसीज समय के साथ साथ बदलती है। मतलब समय के साथ साथ बदलती है, इसका मतलब क्या है। तो एक बार ये मिस्टर डार्विन महोदय, दक्षिण अमेरिका है ना बच्चा, ये दक्षिण अमेरिका का नाम सुना होगा ना आपने, यहाँ पे एक आइलैंड है प्रशांत महासागर के अंदर, जिस आइलैंड का नाम है गालापेगोस। गालापेगोस द्वीप है बच्चा, ठीक है। अब इस गालापेगोस द्वीप पर थे और वो स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने एक बर्ड देखी, उस बर्ड का नाम था फिंच बर्ड। तो उन्होंने फिंच बर्ड को, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप को देखा फिंच बर्ड के, ठीक है। तो ये डार्विन महोदय तो इससे, और डार्विन ने फिर बोला यार किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है, देखो एक ही चिड़िया और अलग अलग रूप। तो इसका मतलब क्या है, स्पीसीज का एवोल्यूशन हो रहा है समय के साथ साथ।
तो ये बात है, ये इधर जर्मनी में बैठे थे अर्नेस्ट हैकेल, उनको लगा यार बढ़िया बात बोली, जबरदस्त बात बोल के गए हैं, तो उनके विचारों से प्रभावित हो गए। कौन? मिस्टर हैकेल। इन्होंने काम करना शुरू किया और तकरीबन 1500 से ज्यादा स्पीसीज इन्होंने खोजी। अर्नेस्ट हैकेल की बात बता रहा हूं बच्चा, अर्नेस्ट हैकेल। वो जो आप तांसले बोल रहे हो ना, दिमाग में तांसले क्यों आया? क्योंकि हमने फैक्चुअल पढ़ा हुआ था, कहां हैकेल आता है कहां तांसले आता है, फिर बाद में हो जाता है मिक्स। लेकिन आज जब ये कहानी सुन लोगे तो हैकेल हैकेल ही रहेगा, हैकेल तांसले नहीं बनेगा, तांसले तांसले रहेगा। ठीक है, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इकोलॉजी का दिमाग में मतलब क्या है? हैकेल। दिमाग में सेटबैट की कहानी, डार्विन की कहानी सुना रहा हूं, इनकी कहानी सुना रहा हूं। ये खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जबरदस्त पेंटिंग बनाते थे। इन्होंने बहुत सारे समुद्री जीवों की पेंटिंग बनाई जो आज भी दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। और एक और अच्छी बात है, इन्होंने विज्ञान का और दर्शन का आपस में क्या कॉम्बिनेशन सेट किया, विज्ञान प्लस दर्शन, और फिर जीवन की बहुत सारी समस्याओं को और उनका समाधान कैसे करना है उस पर इन्होंने काफी अच्छे अध्ययन किए। दैट्स व्हाई हैकेल फिलोसोफर है, हैकेल आर्टिस्ट है, और हैकेल कौन है? एक बायोलॉजिस्ट। ठीक है, अब यहां से चलते हैं हम कहां से? ब्रांच ऑफ स्टडी हो गई है, यहां से बातें हम व्हाट इज एनवायरमेंट। अब मुझे बताओ पर्यावरण क्या है? व्हाट इज एनवायरमेंट बताओ बच्चा, ये अलग चीज होगी, ये तो ब्रांच स्टडी की एक ब्रांच हो गई, समझ गए? इसको बताओ आप, व्हाट इज एनवायरमेंट। आसान शब्दों में जीवों के रहने का स्थान। वेरी गुड, और बताओ। और हाँ, कोशिश करो बच्चा, आपको सब पता है। जो आपके चारों ओर है वो हमारा पर्यावरण है। वेरी गुड, जो हमें चारों ओर से घिरा हुआ है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने बोला चारों ओर से घेरे हुए, यानी कि हमारे आजू बाजू में है। आप जहां भी बैठे हो, समझो समझो, आप जहां भी बैठे हो, सोचो आप जिस कमरे में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, मैं कह रहा हूं आपके चारों ओर तो बहुत सारी चीजें होगी। आपके चारों ओर तो दीवार भी है, आपके चारों ओर कुर्सी भी है, तो क्या कुर्सी पर्यावरण का हिस्सा है? और अगर मैं ये कहता हूं आपके चारों ओर तो मिट्टी भी है, आपके चारों ओर तो पानी भी है, तो क्या पानी को पर्यावरण बोल दोगे? बोलो। मैं अगर आपको कहूं आपके चारों ओर क्या है? मिट्टी है, आजू बाजू में आपको मिट्टी दिख रही होगी, है ना, आजू बाजू में आपको आपके वायुमंडल भी तो घिरे हुए हैं। ओके, पानी भी होगा आपके आजू बाजू में, कहीं भी आपके आजू बाजू में बहुत सारे निर्जीव पदार्थ भी रखे होंगे, तो क्या आप इसको एनवायरमेंट बोल दोगे? बोल दोगे? और आपके आजू बाजू में, और आपके आजू बाजू में क्या होंगे? आपने कोई बहुत सारे, कोई पक्षी भी होगा, है ना, आपके परिवार के सदस्य भी होंगे, परिवार के सदस्य भी होंगे, आपके घर में कोई पालतू पशु भी होगा, पालतू पशु भी होगा, घर के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होंगे, हमें जो दिखाई नहीं दे रहे, 4 दिन से कपड़े नहीं बदले, है ना, हो सकता है कोई कवक संक्रमण पैदा हो गया हो, जिस बेडशीट पे बैठे हो पिछले 1 महीने से वो धोई नहीं, हाथ रख रहे हो तो चिपचिपे फील हो रहे होंगे। ओके, अब आप मुझे बताओ, तो क्या है पर्यावरण? ये है पर्यावरण ए या पर्यावरण बी है? बताओ क्या है, ए या बी में से क्या है? बी है, ए है? बताओ बच्चा, सोचो आप, देखो मैंने कहा था ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक सब चलेंगे, लेकिन 500 बार शब्द यूज होगा एनवायरमेंट, 1000 बार शब्द यूज होगा इकोलॉजी, है ना, 100 बार से ज्यादा हम यूज करेंगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी तो रहे? बहुत है। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। देखो बच्चा, ये ए भी है प्लस बी भी है, ठीक है। उसके साथ साथ ए और बी का एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव है, ये इसका क्या, इसके ऊपर क्या प्रभाव रखता है, ये इसके ऊपर क्या प्रभाव रखता है, ये जो मिट्टी है पक्षी को, आपके फैमिली मेंबर्स को, पालतू पशु को, सूक्ष्म जीवों को कैसे इंपैक्ट कर रही है, आप इसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, क्या किस रूप में प्रभावित कर रहे हो, प्लस बहुत सारी और आपकी प्राकृतिक घटनाएं भी होगी, उनको भी हम क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। तो व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट के अंदर इन सबको हम क्या बोलेंगे? ये सब है अजैव पदार्थ, है ना। मिट्टी क्या है? अजैव पदार्थ। वायुमंडल क्या है? अजैव पदार्थ। पानी क्या है? अजैव पदार्थ। फिर उसके बाद क्या है? ये सब क्या है? जैव पदार्थ, जीवित जीव है, जैव पदार्थ है। तो पर्यावरण क्या है? आपको चारों ओर से घेरने वाले अजैव पदार्थ, जैव पदार्थ। ये अजैव पदार्थ और जैव पदार्थ किस प्रकार से एक दूसरे पर प्रभाव रखते हैं, और बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं का टोटल योग है। क्या है? योग है। ठीक है, तो पर्यावरण के अंदर जैविक, जैविक और अजैविक दोनों शामिल है। देखो, 2 शब्द में क्लैरिटी आई बच्चा। पहला, इकोलॉजी तो क्या है? हम इस विषय को पढ़ रहे हैं, वो विषय क्या है? इकोलॉजी। उसके बाद हमने क्या बोला? पर्यावरण क्या है? जैव और अजैव घटकों का योग है। और ये एनवायरमेंट शब्द किसने दिया? थॉमस कार्लाइल का दिया गया शब्द है। क्या किसका दिया गया है? थॉमस कार्लाइल। सब लिखा हुआ है, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, मैन मेड वस्तुएं भी पर्यावरण का हिस्सा होगी बच्चा, क्यों नहीं होगी। अब आगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर वायुमंडल क्या है? गैस प्लस धूल कणों का आवरण, जो पृथ्वी के चारों ओर है, चारों ओर है। ठीक है, और किस वजह से? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी से बंधा हुआ है, दैट इज वायुमंडल।
समझ गए? वायुमंडल क्या है? गैस और धूलकण। इसका मतलब वायुमंडल आपके पर्यावरण का एक भाग है। क्लियर हो गया? तो वायुमंडल अलग चीज है ना, बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज है। बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के बहुत सारे और ऑक्साइड्स होंगे इसके अंदर, फिर जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, वो सारी गैस, और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे धूल के कण भी है। वो सब जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी से बंधे हुए हैं, उसको हमने बोला एटमॉस्फियर। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज दिस इको सिस्टम, इसको आप बोलते हो पारितंत्र। बताओ आप, बताइए नेक्स्ट। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज इकोसिस्टम। देखो इकोलॉजी तो क्या है, स्टडी कर रहे हैं हम इन सारी चीजों की, तो एक सब्जेक्ट हो गया इकोलॉजी। फिर एनवायरमेंट में हमने क्या, बहुत सारे जैविक अजैविक पदार्थ वो एक दूसरे पे क्या प्रभाव रखते हैं, और भी बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं को हमने एनवायरमेंट के अंदर शामिल कर लिया। एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल की गैस और धूलकण जो पृथ्वी के चारों ओर है। अब हम शब्द आया इकोसिस्टम। पर्यावरण की डेफिनेशन कैसे करेंगे, सब लिखी लिखाई मिलेगी, डोंट वरी बच्चा। समझो, आप एक चीज को समझो, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको यकीन नहीं आएगा, है ना। ये सब लिखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे व्हाट इज इकोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा आपको पूरा डिटेल में। ये इकोलॉजी ओइकोस शब्द से निकला है, जिसका मतलब होम और प्लेस टू लिव इन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जहां जीव रहता है उसका अध्ययन करने वाली जो शाखा है, तो हमने क्या बोला, इकोलॉजी, है ना। तो अगर डेफिनेशन देखनी है, आपसी संबंध और उनके पर्यावरण के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली शाखा। फिर लिख के दे दिया मैंने, अर्नेस्ट हैकल आपको लिखा है, जर्मन जूलॉजिस्ट है, 1866 से, या तो 1866 लिखा हुआ है कुछ जगह, 1869, लेकिन ज्यादा जगह ये लिखा हुआ है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आप पूछोगे सर जी इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम आपको लिखा हुआ मिल गया, आर्थर तांसले ने शब्द का यूज किया, ओके। उसके बाद आप मुझसे पूछोगे सर पर्यावरण क्या है, मैंने बताया थॉमस कार्लाइन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जैव अजैव घटक प्रभाव और घटनाओं का योग है जो किसी चीज जीव को चारों ओर से घेरे हुए। सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा बच्चा, सब कुछ है आपके पास। आ गई बात समझ में, आइडिया आपको समझ में आया, सारा आपको लिखा हुआ मिलने वाला है। बोलो, ओके, दैट्स ग्रेट। पास के सभी जीव जंतु बायोटिक अबायोटिक के रहने की जगह, जीव एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरेक्शन, ठीक है। देखो यहां हमने बोला स्टडी है, आवास की स्टडी है, कहां पे वो जीव रह रहा है, ओके, स्टडी का ब्रांच है ये। उसके बाद जहां भी लोगोस आता है ना, लोजी, लोजी मतलब स्टडी होता है बच्चा, जर्मन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, सॉरी जर्मन ग्रीक वर्ड है, उससे ड्राइव्ड है। फिर पर्यावरण अपने को समझ में आ गया। इकोसिस्टम क्या कहते हैं कि जब हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, जैसे हमने कहा ना इकोलॉजी क्या है, स्टडी है किसकी, आवास की, तो हम इकोलॉजी को बहुत सारे स्तर पर स्टडी करते हैं, जिसका एक कोड मैं बनाता हूं IPC-E2B। समझो बच्चा, इकोलॉजी क्या है, स्टडी का, आवास की स्टडी है, स्टडी की जो ब्रांच है, जीव कहां रह रहा है, क्या कर रहा है। अब ये जो इकोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे स्तर पे स्टडी करते हैं। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत या एकल, किसी भी सिंगल अगर हम जीव को स्टडी कर रहे हैं कोई भी हो सकता है। फिर पी का मतलब होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। सी का मतलब होता है कम्युनिटी, समुदाय जिसको हम बोलते हैं। ई का मतलब होता है इकोसिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पारितंत्र। टू बी, दो बी है बच्चा, एक बी है बायोम, हिंदी में भी इसको हम बायोम लिखते हैं, और एक बी है बायोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं जैव मंडल। अब समझना, जब हमने बोला इकोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, तो या तो किसी सिंगल जीव को स्टडी कर रहे हैं, केवल कोई सिंगल जीव होता है, कोई सिंगल पक्षी, मैं एक इंडिविजुअल हूं जैसे नवीन तंवर, सिर्फ मुझे स्टडी कर रहे हो। इकोलॉजी के अंदर अगर आप मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को, यानी कि इंसान की पूरी प्रजाति को स्टडी कर रहे हो, वो पॉपुलेशन हो जाता है। उससे बड़ा जब बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन होती है, उसको हम समुदाय कहते हैं। और उससे आगे जब हम स्टडी करते हैं, समुदाय से भी बड़ा, वो होता है इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है, ये इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक यूनिट है, मतलब इकोलॉजी के अंदर एक इकाई है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहां आती है आपका इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम के अंदर होता क्या है बच्चा, इस इकोसिस्टम के अंदर हमने जब ये बोला था ना, ये इस पे इंपैक्ट रखता है, ये इस पे इंपैक्ट रखता है, तो कैसे रखता है, ये इसको कैसे प्रभावित कर रहा है, उन प्रक्रियाओं को जानेंगे। ये इसको कैसे प्रभावित कर रहा है, हम इसको जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको लिखते हैं, यह एक कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, जो क्या बताती है, जैव अजैव का आपसी संबंध क्या है, यानी कि पर्यावरण में जीव किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को समझा रहा है ये। देखो ये सिर्फ क्या है, इसने तो बता दिया ये ए है ये बी है, ये क्या कह रहा है, ये ए इस बी को, ये बी इस ए को, ओवरऑल एनवायरमेंट में इनका आपस में चल क्या रहा है। बोलो, तो यहां पे क्या है, अंत क्रिया आ गई बच्चा, अंत क्रिया आ गई, इंटरेक्शन शामिल हो गया, इंटरेक्शन शामिल हो गया। बताओ तीनों शब्द समझ में आए। तो ये सब क्या है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। टू बी का मतलब एक बी है बायोम, एक बी है बायोस्फीयर, उनमें से एक स्तर है ये इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम। और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो जीव है आपस में, मतलब जो जैविक घटक है आपस में, वो जैविक घटक अपने पर्यावरण के साथ, वो पर्यावरण के अजैविक घटक जैविक घटक को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जैविक घटक अजैविक घटक को कैसे प्रभावित करते हैं, अगर वो हमें समझना है, उस पूरे मैकेनिज्म को समझना है, उस अंतःक्रिया को समझना है, तो वो इकोसिस्टम है।
बताओ मुझे अब। इसको दिया था आर्थर जी तांसले ने, ए जी तांसले ने इस शब्द का यूज किया, तांसले ने इस शब्द का यूज किया, तांसले। ओके, तो अब समझ जाओ। अब जब हमारा टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, यूपीएससी ने क्या दिया है, देखो यूपीएससी ने सिलेबस में क्या दिया है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो इस एनवायरमेंट और इकोलॉजी का डोमेन अब बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप समझो बच्चा, जैसे मैं कहूं, अब समझो पूरा मुद्दा समझो, मैं कहूं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज क्या है? आपके एनवायरमेंट के जो अजैव घटक है, एनवायरमेंट के हिस्से के रूप में जो आपका वायुमंडल है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। जो हमने बोला था क्या, वायुमंडल है, इसमें परिवर्तन आ रहा है। और जब इसमें इसमें परिवर्तन आता है तो ये इसको भी प्रभावित करता है, जब इसमें परिवर्तन आएगा तो ये इसको भी प्रभावित करेगा, और जब इसमें परिवर्तन आएगा तो ये इसको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये सब आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो जब वो क्लाइमेट चेंज मिट्टी को खराब कर रहा है तो हम कहते हैं भूमि क्षरण का मुद्दा है, मरुस्थलीकरण का मुद्दा है। जब वो क्लाइमेट चेंज है ना, समझ गया, वायुमंडल के गैसों के कंपोजिशन को बिगाड़ रहा है, मतलब कंपोजिशन के बिगड़ने से आ रहा है, तो हम क्या करें, वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ गया, ग्रीन हाउस गैस का मुद्दा निकल के आया। आप कहते हो आपके जल संसाधनों का निरंतर गिरावट हो रही है ना, आपका ताजा जल लवणीय हो रहा है, और आपके मॉनसून के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, वाटर वाला भी कंपोनेंट आ गया। तो ये अपने आप में इतना बड़ा टर्म है ना बच्चा, एनवायरमेंट, इसके अंदर सब कुछ समा गया, सब कुछ समा गया। देखो मैं हमेशा बता देता हूं, ऑप्शनल वाले बच्चे मुझसे पहले काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, तो मेरे स्टाइल को जानते हैं, ऑप्शनल वाले बच्चे मेरे टीचिंग स्टाइल को जानते हैं। शुरुआत का आधा घंटा या 45 मिनट मैं लेता हूं किसी भी टॉपिक को और उसका आइडिया आपको समझाने के लिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज के टॉपिक में हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। तो शुरुआत का आधा घंटा हमेशा मेरी क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आधा घंटा उसके बाद के 1.5 घंटे को क्या करता है, उसका फाउंडेशन बनाता है। तो इसलिए पहले आधे घंटे को मिस मत करना कभी भी। मेक श्योर कि अगर क्लास 10 बजे शुरू हो 10:30 बजे शुरू हो, आप क्लास में रहोगे। हाँ, पूरा लिंक टूट जाता है बच्चा, पूरा लिंक टूट जाएगा उससे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा आइडिया आज की क्लास में हम इन्हीं सबको डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इकोलॉजी को अब देखेंगे, आज की क्लास में मैं आपको पूरा एनवायरमेंट को समझाऊंगा, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, और फिर आज की क्लास के अंदर हम आज समझ लेंगे व्हाट इज इंडिविजुअल, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज कम्युनिटी, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज बायोम और बायोस्फीयर। जहां तक हम यहां जा पाएंगे वहां तक हम चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चल, तो आ गया व्हाट इज। अब शुरुआत करते हैं, अब आपको सब बिल्कुल मक्खन मलाई के जैसे लगेगा। इकोलॉजी बेसिकली प्लेस टू लिव, और जहां पे फिर लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जो स्टडी की किसका, आप कहां जीव कहां रह रहा है, कैसे रह रहा है, उसके स्टडी की जो ब्रांच है दैट इज इकोलॉजी। तो जीवित प्राणियों का आपसी संबंध, उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का एक जो वैज्ञानिक अध्ययन जहां किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। अंग्रेजी में बच्चा जरूर याद रखेंगे, याद रखना, हिंदी आपके पास रहेगी लेकिन इंग्लिश को याद रखना जरूरी है। यूपीएससी के ट्रांसलेशन का इश्यू है हिंदी और इंग्लिश में, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में ट्रांसलेशन से आपका क्वेश्चन खराब ना हो जाए, इसलिए समझदारी बरतते चलना। फिर क्या आता है, इकोसिस्टम के बारे में ये मिस्टर तांसले है, इन्होंने सबसे पहले 1935 में, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे पता है स्टेट सर्विस का भी एग्जाम दोगे, आप में से कोई अपना झारखंड का एग्जाम देगा, कोई हो सकता है यूपी का एग्जाम दे, कोई राजस्थान की तैयारी करे, तो कुछ कुछ फैक्ट्स आपको स्टेट सिविल सर्विसेज में कुछ फैक्चुअल आता है, तो फैक्ट वाला काम भी मैं आपके साथ करता चलूंगा ताकि आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, मतलब कंप्लीट पैकेज रहे आपके लिए क्लास। तो ये तांसले महोदय ने, ये ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, आर्थर तांसले। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जो आपका क्या है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जैव मंडल। अब देखो यहाँ एक शब्द आया जैव मंडल, यहां देखना जरा डायग्राम, हमने क्या देखा, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इंडिविजुअल, और सबसे बड़ी इकाई क्या है, बायोस्फीयर। यानी कि एक बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारे बायोम हो सकते हैं, एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी हो सकती है ना, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है और इंडिविजुअल होता है। यानी कि इकोसिस्टम क्या है, इस बायोमंडल का एक हिस्सा है। क्लियर आया, आई बात समझ में। एक एक शब्द पकड़ेंगे बच्चा, जब आप कोई शब्द पढ़ रहे हो तो ये होना चाहिए यार मुझे उस शब्द का कंप्लीट मीनिंग पता है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं वो, जैव मंडल की एक कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है जिसमें जैव समुदाय और भौतिक पर्यावरण, यानी कि भौतिक पर्यावरण क्या है, अबायोटिक, ये क्या है, अबायोटिक, अजैविक। जैव समुदाय क्या है, बायोटिक। तो कह रहा है जैव समुदाय और भौतिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया, बायोटिक अबायोटिक दोनों शामिल है, जो आपस में क्रिया कर रहे हैं। ये इस पे क्रिया कर रहा है, ये इस पे क्रिया करता है, और पदार्थों का एक्सचेंज होता है, इनसे इसमें जाता है, इनसे इसमें जाता है। क्लियर है, आगे बात समझ में आपको, स्पष्ट हुआ आपको पूरा आइडिया। तो दिस इज इकोसिस्टम। तीसरा हमने क्या पढ़ा, पर्यावरण। तीसरा शब्द हमने क्या बताया था, थॉमस कार्लाइल द्वारा दिया गया है, ये 1828। अच्छा ये जो सुन लो, मैं आपको कल वाला सेशन याद है ना आपको, ये सिलेबस बहुत बड़ा है, और 30 दिन में मैं अगर आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा ना तो एग्जाम में क्वेश्चन हिट नहीं कर पाओगे आप। ये एक नया दौर शुरू हो गया, सर हमारे हिसाब से पढ़ाओ, तुम्हारे हिसाब से बच्चा पढ़ाने लगूंगा ना, फिर एग्जाम में फिर बोलोगे यार क्या पढ़ाया, खवा दूंगा आपके साथ क्लास में 1000 पेज। ठीक है, हाँ, तो आप अपना इस चीज को आप हमेशा याद रखना। तो नहीं होगा बच्चा, और देख लो फिर आप जिस दिन आपका नोट्स तैयार होगा, मैं आज ही आपको बोल रहा हूं, आज ही लिख लो बच्चा,
जिस दिन आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का नोट्स तैयार हो जाएगा ना, मेरे से पढ़ा हुआ, बाजार का कोई भी नोट्स उठा लेना, किसी भी कोचिंग का उठा लेना और किसी भी टीचर का उठा लेना, अगर आपका कंटेंट और आपकी समझ और अगर आपकी डेप्थ और अगर आपका कॉन्फिडेंस सब पे भारी ना पड़ा तो बता देना, ठीक है? इतना यार, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? है और क्या दे सकते हैं? थॉमस कार्लाइल द्वारा शब्द दिया गया। ओके, ये क्या कह रहे हैं? पर्यावरण के अंदर क्या होते हैं? जैव घटक होते हैं, अजैव घटक होते हैं, एक दूसरे पे प्रभाव भी रखते हैं और बहुत सारी पर्यावरणीय घटनाएं भी सब कुछ इसके अंदर शामिल है, उन सबका योग है पर्यावरण, ठीक है? तो जो किसी भी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है, कोई भी चीज चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जो आपको अपने आजू बाजू में दिख रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। चल, तो दो तरह के कंपोनेंट हो गए, एक होता है बायोटिक, एक हो गया अबायोटिक। अब अबायोटिक बायोटिक के एग्जांपल्स देता हूं। यूपीएससी हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दे दे 1 2 3 4, इनमें से कौन सा बायोटिक है, इनमें से कौन सा अबायोटिक है, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि बायोटिक से मतलब क्या है, पूरा डिटेल्ड क्या है बायोटिक और अबायोटिक का। देख लो, अबायोटिक मतलब अजैविक, अजैविक है बच्चा, ये अजैविक है। बायोटिक का मतलब जैविक है। ओके, एनर्जी का मतलब क्या है? ऊर्जा। उसके बाद जितने भी विकिरण है आपके, विकिरण समझ गए ना, सौर विकिरण, कॉस्मिक विकिरण, जो सब कुछ आ रहे हैं, तापमान, उष्मा, जल, वायुमंडलीय गैसें और पवनें, उसके साथ साथ आग, अग्नि, किसी भी क्षेत्र का भूदृश्य, वहां की मृदा और वहां का भूवैज्ञानिक अध्यय स्तर। भूवैज्ञानिक अध्यय स्तर का मतलब है वहां पे क्या है, चट्टानें कैसी है, उनका केमिकल फिजिकल कंपोजिशन कैसा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी ने वहां पे विवर्तन की प्रक्रियाओं ने उस क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया है, ये सब का सब आपका क्या है? अजैव घटक है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, मृदा भी आ जाएगी बच्चा इसके अंदर। ओके, ये मृदा को याद रखना, कभी सोचे मृदा, ये मिट्टी मेरी माँ है, माँ है ना, वो बॉर्डर मूवी का, तब मुझे तो वो सीन याद आ गया था, सुनील शेट्टी ने बोला था एग्जाम में आ गया, मिट्टी क्या है? बायोटिक, बायोटिक, ये मिट्टी मेरी माँ है। अच्छा, माँ तो जिंदा होती है, फिर ऐसे लॉजिक कॉरिलेशन होंगे, है ना, तो मिट्टी क्या है? अजैव है, जैव घटक नहीं है। ओके, फिर ये कहते हैं जैविक में ऐसे आपके बहुत सारे बच्चा पौधे हो गए, है ना, प्लांट्स हो गए आपके, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे शामिल हो गए इसके अंदर, बहुत सारे आप घटक है। आप घटक मतलब जो जैव पदार्थों को डिकम्पोज करते हैं या मृत जैव पदार्थों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं आपके, परजीवी हो गए बहुत सारे, और जो सहजीवी संबंध में रहते हैं, जो भी जितने भी सहजीवी है उनको शामिल करेंगे हम इसमें, और पशुओं को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये सब के सब क्या है बच्चा? ये सब जैविक घटक है। तो जब हम बोल रहे हैं बायोटिक और अबायोटिक, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि बायोटिक अबायोटिक होता क्या है। क्लियर है? यू लगातार कह रहे हैं सर आप अपना कंटेंट प्लीज बुक फॉर्म में दे दीजिए, और हम बुक छापना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब तक वो मेरा कंटेंट सिर्फ मेरी क्लासरूम में है, तब तक वो बच्चों की ज्यादा ताकत है। जिस दिन वो इतना ज्यादा कॉमन हो जाएगा ना कि मार्केट में हर दुकानों पे वो मेरा कंटेंट अवेलेबल है, बुक्स ले जा रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं बच्चा, उस दिन आपको ही ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? वो इतना कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो यूपीएससी क्या देखेगा? 1 साल देखा, 2 साल देखा, क्वेश्चन दे रहा है और सारा बेसिक्स और सारी चीजें बहुत इजीली हो जा रही है, तो क्या करेगा? नेक्स्ट लेवल शिफ्ट मार देगा एकदम से। आपकी कंपटीशन जितना ईज करोगे ना, नेक्स्ट ईयर यूपीएससी या 1-2 साल बाद उसको उतना ज्यादा टफ बना देने वाला है। ठीक है, जो मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो उसको फिर पीडीएफ में नहीं लिखना बच्चा। फिर आ गया, अब मैंने बोला हम जब इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, इकोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो अलग अलग लेवल है। अलग अलग लेवल का मतलब क्या है समझो। हमने बोला सबसे पहले इकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी, इसमें अलग अलग स्तर है बच्चा। आप किसी इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत या एकल, एकल किसी सिंगल को आपने स्टडी किया। सपोज करो आप में से कौन है? आंचल पटेल, आंचल सिर्फ आंचल पटेल को स्टडी करना चाहते हैं, किसी इंडिविजुअल जीव को स्टडी करना चाहते हैं। या सपोज करो बहुत सारे मेंढक होंगे, बहुत सारी मछलियां होगी, बहुत सारे मगरमच्छ होंगे, किसी एक को पकड़ के हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल लेवल पे है, हम इंडिविजुअली उसको स्टडी कर रहे हैं। याद आया? याद रहेगा? अब मैं कहूं आंचल क्या है? आंचल एक ह्यूमन बींग है, और आंचल जैसे 8 अरब ह्यूमन बींग है, तो अगर हम पूरे ह्यूमन बींग को स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर पॉपुलेशन, जनसंख्या हो जाती है बच्चा वो। जैसे एक मेंढक की मैंने बात की थी, सिंगल फ्रॉग था, इंडिविजुअल में आ गया, सारे फ्रॉग्स इसमें आ गए, फ्रॉग्स का पॉपुलेशन। सारे मगरमच्छ, सिंगल मगरमच्छ इसमें, सारे मगरमच्छों को लेके आ गए हम इसमें, तो क्या हो गया? मगरमच्छ का पूरा पॉपुलेशन। ठीक है, फिर हमने बोला कम्युनिटी, समुदाय। अब आप मुझे एक चीज बताओ बच्चा, क्या किसी भी क्षेत्र में, ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है ना, आप अपना क्षेत्र मान लो, मालवा का पठार मान लो, बुंदेलखंड मान लो, शिलोंग का पठार मान लो, गंगा का मैदान मान लो, कुछ भी मानो, क्या इसमें केवल एक जीव रह रहा है या एक प्रजाति रह रही है? क्या केवल मनुष्य रह रहे हैं? या मनुष्य के साथ साथ यहाँ पे हिरण भी होंगे, ओके, यहाँ पे मछलियां भी होगी, इस पूरे क्षेत्र में होगी, होगी, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी होंगे। तो कम्युनिटी क्या कहता है? कम्युनिटी कहता है कि वो जो क्षेत्र है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, उस क्षेत्र के अंदर और भी बहुत सारी स्पीसीज होगी, केवल इंसान ही नहीं है, केवल मेंढक ही नहीं है, और भी होंगे वहां पे।
क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी से आगे हम क्या चलते हैं? कम्युनिटी से आगे हम चलते हैं इकोसिस्टम पे, जिसको आप बोलते हो पारितंत्र। इस कम्युनिटी और इस पारितंत्र में क्या फर्क है? ये क्या कहता है? जैव प्लस अजैव दोनों है, इसमें केवल जैव है। हमने अभी एग्जांपल नहीं देखा था, मनुष्य, हिरण, मछली, पक्षी। तो कम्युनिटी क्या है? केवल जीवों का एक समुदाय है। और इकोसिस्टम में क्या है? जैव और अजैव दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, यहां तक आगे क्या पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं? भाई बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलकर ही तो पॉपुलेशन बनी, और अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन से क्या बना? कम्युनिटी। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटी और साथ के साथ अजैव पर्यावरण, उससे आपका क्या बना? इकोसिस्टम। बोले बताइए बच्चा, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब मैं कहता हूं इससे आगे चलेंगे हम, इससे नेक्स्ट है बायोम। हिंदी में भी उसको बायोम ही बोलते हैं। ये बायोम हो गया। बायोम कहता है इकोसिस्टम का एक वृहद रूप है बड़े स्तर पे, जिसमें क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? जलवायु आधारित आधारित है, प्लस बहुत सारे इकोसिस्टम इसके अंदर आ जाएंगे। अब सबसे बड़ा है बायोस्फीयर, जिसको आप बोलते हो जैव मंडल। जैव मंडल कहते हैं इस पृथ्वी पर स्थल मंडल जो पूरा स्थलीय क्षेत्र है, जल मंडल जो पूरा जल क्षेत्र है, और वायुमंडल जो पूरा वायुमंडलीय क्षेत्र है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का वो क्षेत्र जहां पे लाइफ हो सकती है, दैट इज बायोस्फीयर। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो सबसे बड़ा टर्म क्या है? बायोस्फीयर। एक बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारे बायोम हो सकते हैं, एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हो सकती है, एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी क्या हो सकती है? स्पीसीज की पॉपुलेशन हो सकती है, और पॉपुलेशन के अंदर किसी इंडिविजुअल की बहुत सारी संख्या हो सकती है। बताइए, बोलो बच्चा, यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? ईमानदारी से बताना, समझ में आ रहा है? ये बहुत बेसिक है, बहुत चलेंगे बच्चा, ये इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम में तो बहुत भर भर के इस्तेमाल करता रहूंगा। ठीक है, अब बच्चा देखो एक चीज और बताऊं, ये कम्युनिटी भी कई प्रकार की हो सकती है, और ये इकोसिस्टम भी कई प्रकार की हो सकता है, और बायोम का निर्धारण भी कई प्रकार से हो सकता है। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया समझो इसको। अगर मैं कहूं कि मुझे निर्धारित करना है क्राइटेरिया, है ना, मानदंड, कि कम्युनिटीज को मैं किस आधार पे बोलूंगा, बड़ी कम्युनिटी, छोटी कम्युनिटी, कैसी कम्युनिटी। ठीक है, और अगर मुझे इकोसिस्टम स्टडी करना है, बड़ा इकोसिस्टम, छोटा इकोसिस्टम, तो भैया मैं किस चीजों को आधार बना के बोलूंगा ये बड़ा है या छोटा है, क्या चीजें हैं उधर। और अगर मुझे बायोम शब्द को बताना है तो बायोम का निर्धारण, इनके क्राइटेरिया क्या है। ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, अभी तक यूपीएससी यहां पे नहीं आया बच्चा, है ना, यहां तक अभी यूपीएससी नहीं पहुंचा। ये यूपीएससी के नेक्स्ट लेवल की चीज है। वो आपसे पूछ लेगा कि इन निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय के निर्धारण का मानदंड है। तो समुदाय के अंदर क्या है? बहुत सारी स्पीसीज स्पीसीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रजातियों का संगठन, प्रजातियों का संगठन, कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी प्रजाति वहां है, पहला। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा प्रजातियों की विविधता, डाइवर्सिटी। समझाऊंगा सब, टेंशन मत लो, सब एक एक करके। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, प्रजाति शब्द जानते हो? ईमानदारी से बताना मुझे, आप में से कितने लोग ये जानते हैं स्पीसीज किसे बोलते हैं, प्रजाति किसे कहते हैं? पता चले मैं प्रजाति 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 चल रहा हूं और आपको प्रय का पता ना जाति का पता। बोलो मुझे ईमानदारी से बताओ, प्रजाति किसे कहते हैं, आपको पता है या नहीं? ईमानदारी से बताना बच्चा, क्योंकि ये तो हर रोज की चर्चा रहेगी, प्रजाति प्रजाति प्रजाति, फिर लोग यार ये प्रजाति समझ में नहीं आया। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? हाँ मैं फिर भी बता देता हूं प्रजाति क्या होता है। प्रजाति, मैंने कहा मनुष्य, इधर क्या है? मेंढक, और इधर क्या है? मछली। मछली एक प्रजाति है, ये भी एक प्रजाति है, और ये भी एक प्रजाति है, ये मान के चल लो। प्रजाति का मतलब होता है किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी कम्युनिटी की बात कर लो, वहां पे जो जीव आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और संतानें पैदा कर सकते हैं। क्या मनुष्य मेंढक के साथ मिलकर संतान पैदा कर सकता है? जवाब दो, क्या मनुष्य मेंढक के साथ मिलकर संतानें पैदा कर सकता है क्या? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, नो। इसका मतलब क्या है? मनुष्य एक अलग प्रजाति है, मेंढक एक अलग प्रजाति है। क्या मेंढक मछली के साथ मिलके, बोलो, मेंढक मछली के साथ मिलके क्या बच्चे पैदा कर सकता है? आप बोलोगे सर नहीं, नो। तो इसका मतलब क्या है? मेंढक अलग प्रजाति है, मछली अलग प्रजाति। तो प्रजाति का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होता है? वो जीव
जो किसी क्षेत्र में रहते हैं और आपस में प्रजनन के द्वारा संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, उन्हें हम एक प्रजाति का मानते हैं। तो जैसे हमने कहा इंसान एक प्रजाति है भाई, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे वो एशिया का हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे दक्षिण अमेरिका का, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, सारे इंसान आपस में मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो हम सब के सब सेम स्पीसीज से है। वो अलग बात है कि अफ्रीका वाला अगर यूरोप वाले से शादी करेगा तो बच्चों का रंग रूप पे असर आएगा, है ना, वो अलग चीज है, लेकिन वो बच्चे पैदा हो सकते हैं। चल, तो यहां हम जो बोल रहे हैं बार 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 मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि प्रजातियों का संगठन, उस कम्युनिटी में कितनी प्रजातियां है, मेंढक है, मछली है, भैंस है, कुत्ते रहते हैं, हाथी रहते हैं, समझ गए ना। तो कंपोजिशन कितने हैं, अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा समुदाय होगा तभी तो इतने। भाई सपोज करो अगर उसमें सिर्फ मेंढक है, बत्तख है, हिरण है, शेर है और कुछ पक्षी है, 5 ही तरह के आपके ज्यादा देखने को मिल रहे थे, कुछ घास वगैरह भी थी, वनस्पति भी 2-4 प्रकार की थी, और एक में कह रहा हूं 50 प्रकार के जीव रहते हैं, तो क्या हो गया, ऑब्वियसली सी बात है, डिफरेंट बहुत ज्यादा वेजिटेशन है उसमें, 10 तरह की वहां पे वनस्पति मिलती है, तो एक बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने सेकंड क्या बोला, प्रजातियों की विविधता। तो जैसे मैंने बोला, हमने क्या बोला कि वहां पे मछली है, हमने क्या बोला वहां पे मेंढक है, वहां पे क्या है, सपोज करो घास है, तो भाई मछली की भी तो 1000 से ज्यादा प्रजातियां हो सकती है, नस्लें हो सकती है, सॉरी नस्लें अलग अलग, है ना, ये शार्क मछली, ये डॉल्फिन मछली, ये गोल्डन महसीर मछली, ये रोहू मछली, यानी कि फिर उसके अंदर हम सेकंड क्या देखेंगे, उन प्रजातियों की विविधता क्या है। तो मछली है तो कितने प्रकार की मछली है, अगर ज्यादा प्रकार की मछलियां होगी तो ज्यादा बड़ी कम्युनिटी, कम है तो हो सकता है छोटी कम्युनिटी हो जाए। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। फिर हम देखेंगे उस वहां पे प्रभुत्व किसका है, डोमिनेंस, सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, या किस प्रजाति के बिना वहां पे बाकी सारी प्रजातियों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो ज्यादातर, सुन लो बच्चा, ज्यादातर जो डोमिनेंस होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर या कम्युनिटी के अंदर, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक मतलब जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक है, घास क्या है, उत्पादक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद उगाते हैं, और फिर उसके ऊपर बहुत सारी स्पीसीज डिपेंडेंट होती है। तो यानी कि वहां पे डोमिनेंट स्पीसीज कौन सी है, तो यूजुअली कोई इसके अंदर हमारे क्या होते हैं बच्चा, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको हम शामिल करते हैं। उसके बाद हम उसका देखते हैं उसकी संरचना कैसी है, जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर दो तरह का होता है बच्चा, एक स्ट्रक्चर होता है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और एक होता है क्षैतिज। मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, हमें वर्टिकली वहां पे कैसे बहुत सारी पेड़ पौधों की स्पीसीज देखने को मिल रही है ना, कुछ पेड़ पौधे, वर्टिकल का मतलब क्या है, कुछ पेड़ पौधे 10 फीट की ऊंचाई के हैं, कुछ 20 फीट की ऊंचाई के हैं, कुछ 100 फीट ऊंचे हैं, तो यानी कि वर्टिकली वो किस ऊंचाई तक जा रहा है। सिर्फ 5 फीट वाले पौधे हैं और घास है, या घास भी है, बड़े पौधे भी है और बड़े भी पौधे हैं, पेड़ भी है और बड़े बड़े ह्यूज, तो वो वर्टिकली कैसे ग्रो कर रहा है, और हॉरिजॉन्टली का मतलब वो ऐसे कैसे फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है, लिख लेना बच्चा, ये एग्जाम में आ गया, पोषण स्तर, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, वैसे तो आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, घंटे भर का लेक्चर पूरा ट्रॉफिक लेवल पे होगा। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जीव एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है। कई कहते नहीं, ये उत्पादक है जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे आपने फिर शीर्ष उपभोक्ता बोलते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जीव किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पदार्थ के लिए, ऊर्जा के लिए, पोषण के लिए जो निर्भर है, उसको हम बोलते हैं पोषण स्तर। तो ये आपके पास 5 मेजर क्राइटेरिया है जो बताएंगे कम्युनिटी कैसी होगी। बताओ मुझे 5 के 5 क्राइटेरिया, प्रजातियों का संगठन, प्रजातियों की विविधता, वहां किस प्रजाति का प्रभुत्व है, मतलब वहां कोई वो वनस्पति है या कोई जंतु है, उसके बाद वो संरचना कैसी है, ऐसे क्षैतिज रूप से ज्यादा फैला हुआ है और ऊर्ध्वाधर रूप से फैलने की उसकी क्या कहानी है, और वहां पोषण स्तर कैसे है, यानी कि कितने जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, फूड के लिए, पोषण के लिए। बताओ मुझे। फिर इकोसिस्टम के क्राइटेरिया क्या है, इकोसिस्टम बड़ा है, छोटा है, क्या है, क्या कहानी है। ओके, इकोसिस्टम के लिए क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है, हमने क्या बोला, इकोसिस्टम में क्या होता है, जैव और अजैव घटक कैसे है, तो वहां के जैविक घटक कैसे है, पहला बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा अजैविक घटक कैसे है, ऊर्जा प्रवाह कैसा है, जीव आपस में अंतर क्रिया के स्तर कितने, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, अंतर क्रिया के स्तर क्या है, एक दूसरे से वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, पोषण चक्र वहां कैसे चलते हैं, पोषण चक्र समझते हो, आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। पोषण चक्र, जैसे मैंने कहा हमारे एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कैसे घूम रही है, वायुमंडल से कैसे स्थलमंडल पे आ रही है, फिर जीवों में कैसे जा रही है, जीवों से वापस से स्थलमंडल में कैसे जा रही है, स्थलमंडल मतलब मिट्टी, मृदा, भूमि, और भूमि से कैसे वापस में एटमॉस्फेयर में चली जा रही है, तो ऐसे पोषण चक्र होते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, कार्बन चक्र क्या होता है, सल्फर चक्र क्या होता है, फास्फोरस चक्र क्या होता है, ऐसे बहुत सारे चक्र होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोषण चक्र। वहां पे कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी का फ्लो कैसा है, एनर्जी फ्लो समझ गए ना, कितनी एनर्जी है, एनर्जी भाई जिस जिस इकोसिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा प्रजातियों को अपने अपने द्वारा समर्थन दे पाएगा, जहां पे एनर्जी कम है उसका साइज छोटा हो जाएगा। उसके बाद हमने देखे वहां अजैविक घटक क्या है और जैविक घटक क्या है।
फिर अगर आपसे पूछ ले बायोम का निर्धारण के क्राइटेरिया क्या है, कैसे निर्धारित होगा वो बायोम कहां है, मैंने क्या बोला, बायोम के साथ इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइमेट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पे इसका मतलब क्या आ जाएगा, पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उस क्षेत्र का अक्षांश, जिसको आप बोलते हो लैटिट्यूड। लैटिट्यूड समझ रहे हो ना, हमारी पूरी पृथ्वी है बच्चा, ये पूरी पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये पूरा गोला है, इसको बीचों बीच से काटने वाली जो लाइन है दो हिस्सों में काटती है, 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर बोलते हैं। फिर इक्वेटर से यहाँ उत्तर में 90 डिग्री नॉर्थ है जिसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, फिर 90 डिग्री साउथ है दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी ईस्ट से वेस्ट लाइन खिंची हुई है जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए हैं, इनको आप क्या बोलते हो, अक्षांश बोलते हो, अक्षांश बोलते हो। और हमें यह भी पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, दूसरा क्या है, हमें यह भी पता है सूर्य का प्रकाश इक्वेटर रीजन पे बिल्कुल सीधा पड़ता है, और यहाँ पोलर रीजन की ओर हम जैसे जैसे जाते हैं सूर्य प्रकाश की जो मात्रा है, तीव्रता है, वो कम होती जाती है। ठीक है, पता है। तो पहला निर्धारण होगा अक्षांश, क्योंकि जलवायु अक्षांश से निर्धारित होती है। जलवायु अक्षांश से निर्धारित कैसे होती है, क्योंकि जलवायु के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण घटक है तापमान, और तापमान हमारा सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है बच्चा, घटता है सामान्यतः। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो गया, अक्षांश। दूसरा वहां की भौगोलिक दशाएं, और कौन के भौगोलिक दशाएं या वायुमंडलीय दशाएं, तापमान, आर्द्रता, वर्षण, वायुदाब, ये सारी क्या कहानी है वहां पे। उसके बाद हम यहां देखेंगे यहां की प्रमुख वनस्पति कौन है, प्रमुख वनस्पति जो डोमिनेंट है यहाँ पे। जैसे आपने सुना होगा ना कि ये वाला जो टुंड्रा बायोम है ना, टुंड्रा बायोम है, टैगा बायोम है, नाम सुने टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम। जब टैगा आ जाता है तो वहां क्या आ जाती है, वेजिटेशन, और जब टुंड्रा है यानी कि टुंड्रा क्या है, वेजिटेशन भी है और क्लाइमेटिक कंडीशन भी है। तो ये बायोम अक्षांश से, भौगोलिक वायुमंडलीय दशाओं से, प्रमुख वनस्पति से, और एट द सेम टाइम चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे जंतुओं का अनुकूलन कैसा है ना, एडेप्टेशन कैसा, इससे निर्धारित होता है आपका बायो। तो ये यूपीएससी के हिसाब से हो सकता है आप कोई टेस्ट सीरीज दो, वहां पे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाए कि आप ये बताइए इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से निर्धारण के क्राइटेरिया क्या है, समुदाय के निर्धारण के इनमें से कौन से क्राइटेरिया है। तो इसका क्राइटेरिया और इसका क्राइटेरिया, बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। इन क्राइटेरिया के आधार पे कोई कम्युनिटी छोटी बड़ी हो सकती है, इन क्राइटेरिया के आधार पे कोई इकोसिस्टम बड़ा छोटा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, स्थलीय हो सकता है, जलीय हो सकता है। ओके, इन क्राइटेरिया के आधार पे कोई भी बायोम कैसा भी हो सकता है, टुंड्रा हो सकता है, टैगा हो सकता है, मरुस्थलीय हो सकता है, कैसा भी। जंतुओं का अनुकूलन लिखा है बच्चा, जंतुओं का अनुकूलन, एडेप्टेशन। ठीक है, बताओ मुझे नोट्स कैसे बनाए। बायोम के क्राइटेरिया बच्चा अक्षांश, क्योंकि मैंने क्या बोला, ज्यादातर बायोम जलवायु आधारित होते हैं। जलवायु के निर्धारण में इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, अक्षांश। तो उस क्षेत्र के अक्षांश इक्वेटर पे है तो गर्म टाइप का होगा, ध्रुवीय क्षेत्र में है तो ठंडे प्रकार का होगा, दोनों के बीच में है तो समशीतोष्ण प्रकार का या शीतोष्ण प्रकार का होगा। फिर वायुमंडलीय दशाएं देखेंगे, वहां पे टेम्परेचर कितना है, वर्षा कितनी होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, बर्फबारी होती है, नहीं होती, उन सारी चीजों को देख रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं वहां की प्रमुख वनस्पति क्या है, मेजर वहां की क्या है, क्योंकि बड़ा है ना, तो इतना बड़ा जो बायोम है, बायोम के निर्धारण में आपका वनस्पति का भी प्रमुख रोल है। उसके बाद है कि उस क्षेत्र में जंतुओं का अडेप्टेशन कैसे हुआ, उस अडेप्टेशन को ध्यान रखते हैं हम बायोम के निर्धारण में। सर कॉलेज की एनवायरमेंट बुक को भी ऐड कर सकते हैं क्या नोट्स में, कर लो बच्चा, जो ऐड करना है आपको, जो भी अच्छा लगे। ठीक है, सब फेल हो जाना है, सब फेल हो जाना है। आपकी कॉलेज की बुक फेल हो जानी है जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, मार्केट का सारा कंटेंट फेल होता चला जाएगा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सारी अप्रोच फेल होनी शुरू हो जाएगी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। पर हाँ, फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है तो करते चलो, 12वीं 13वीं क्लास तक जाते जाते आप खुद ही बोल दोगे अरे सब कचरा है, इधर ही अच्छा है। नहीं, पॉपुलेशन तो बच्चा एक ही जीव, उसके बहुत सारे हो गए ना। चले यहां से आगे हम बताओ, आगे चल सकते हैं। दैट्स ग्रेट, चलिए अब थोड़ा सा और आगे आप देखते हैं इसने क्या बोला, पारिस्थितिकी संगठन के संस्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे देखो अकेला हिरण है, ये दिख रहा है अकेला हिरण, ये इंडिविजुअल है बच्चा। ओके, आगे बड़ा डायग्राम है क्या, ये देख लो, यहाँ इंडिविजुअल है बेचारा, अकेला मेंढक है। इस मेंढक जैसे इसके सारे भाई बंधु को शामिल कर लिया तो हमने क्या बन गया, ये पॉपुलेशन। अब इस मेंढक के साथ साथ यहाँ की हमने कोई घास फूस और बाकी सारे जीव जो भी है उस सबको हमने क्या बोला, कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इकोसिस्टम, इसमें बायोटिक अबायोटिक दोनों आ गए, जैव और अजैव दोनों आ गए। फिर बीच में क्या आएगा, बायोम आएगा, इसमें नहीं दिखाया गया, डायग्राम वालों को उतनी समझ नहीं होगी बनाने की। और सबसे बड़ा होता है हमारा बायोस्फीयर, इस पृथ्वी पर जहां पे भी जीवन संभव है वो जैवमंडल है। अच्छा, बस आप एग्जाम ध्यान रखो, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया, सुनो, एग्जाम में आपसे पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के निर्धारण के मानदंड है, ये पांचों को याद रखना। आगे क्लास आएगी तो मैं समझाऊंगा व्हाट इज बायोटिक, व्हाट इज एबायोटिक,
एनर्जी प्रवाह कैसे काम करता है, इंटरेक्शन कितने लेवल पे होता है, और पोषण चक्र कैसे काम करते हैं, तो आगे आने वाली क्लासेस का कंटेंट है ना बच्चा। ठीक है, तो क्या सर हमारी पृथ्वी एक बायोमंडल है, जैवमंडल है? देखो पृथ्वी पर हर जगह जीवन है कहां बच्चा? तो पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से को आप जैवमंडल कैसे कह सकते हो? पृथ्वी का वो हिस्सा जहां जीवन संभव है। तो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये लो ज्वालामुखी फूट रही है बहुत सारी जगह पे, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है ना, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। आप कहोगे सर इसमें भी जीवन है क्या? कहां से आएगा इसके अंदर जीवन, और कौन जिएगा यहाँ पे? बायोस्फीयर का तो सिंपल क्या है बच्चा, इस पृथ्वी पर जहां पे भी जीवन संभव है, दैट इज बायोस्फीयर। क्लास में एक बार चलने दो बच्चा, लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको नोट्स मेकिंग बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स मेकिंग बताने के लिए मैंने बोला था थोड़ा सा सब्र करो। ऐसा लग रहा है जैसे आपको वो अली बाबा 40 चोर वाला वो खजाना नहीं मिल जाता, सब कुछ एक साथ ही लूट लो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, नोट्स बता दो। लास्ट के 10 मिनट मैंने आपको बोला था शुरुआत की 3 क्लास की शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, तो हम उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब वो कहता है ये लेवल है, हमें हर एक लेवल को समझना होगा। व्हाट इज इंडिविजुअल? इंडिविजुअल क्या है? जीव, कोई सिंगल जीव अपने आप में एक इंडिविजुअल जैविक इकाई है, और किसको हम इंडिविजुअल कह सकते हैं? जो अपना काम खुद कर सकता है ना। हम खुद सांस ले रहे हैं, कोई सांस दिला रहा है हमें, ठीक है, हम अपना देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उस तरीके से जो अपना स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता रखता है। वो कैसा भी हो सकता है, कोई पेड़ पौधा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है ना, जीवाणु भी हो सकता है, और वो कवक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो अपने कार्य करने में सक्षम है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। पहला। सेकंड कहता है पॉपुलेशन क्या है? मैंने बता दिया ना, बहुत सारे मेंढक थे, किसी भी क्षेत्र में एक ही जीव की बहुत सारी संख्या है, वहां पे किसी परिभाषित क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजातियों का समूह, जैसे बहुत सारे मेंढक, बहुत सारी मछलियां, है ना, बहुत सारे केचुए, तो सब क्या है? वो एक ही प्रजाति के बहुत सारे क्या है? मेंबर्स है, उसको हमने क्या बोल दिया? जनसंख्या बोल दिया। उसके बाद कहते हैं जनसंख्या के साथ एक चीज याद रखना बच्चा, जनसंख्या के साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? जनसंख्या का एक ग्रोथ रेट होता है, जनसंख्या वृद्धि दर। 3 तरीके से देख सकते हैं किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, पॉजिटिव हो सकती, नेगेटिव हो सकती है, स्टैटिक हो सकती है, जैसी है वैसी की वैसी है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, और पॉजिटिव हो सकती है। सपोज करो, इसको कैसे समझेंगे? पहले किसी भी क्षेत्र में 100 ही लोग थे, इंडिविजुअल थे, 100 मेंढक रह रहे थे, ये 100 मेंढक घट के 90 मेंढक रह गए, और ये 100 मेंढक बढ़ के 115 मेंढक आ गए। तो हमने क्या कहा? और अगर ये 100 के 100 रह गए तो ठीक है, स्टैटिक है। अगर मेंढकों की संख्या 100 से बढ़ के 115 हो गई तो हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है उसकी? पॉजिटिव है। ये मेंढक बेचारों को खांसी जुकाम हो गया, है ना, किसी को टाइफाइड हो गया, कोई बुढ़ा हो गया, 2 4 10 मरेंगे भी, और नए पैदा करे नहीं। मेंढक अपनी मस्ती में मस्त है, सारे मेंढक यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे मेंढक, तो क्या कर रहे हैं वो? तो और पुराने वाले मरते जा रहे हैं, जो बुजुर्ग है बोल रहे हैं शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, तो करे नहीं, तो ये मेंढक कम हो गए, तो ये क्या है? नेगेटिव हुई। अब इसने बोला ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चेंज कैसे होती है? ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो, ये इसके परिवर्तन के क्या कारण है, कैसे बदलती है ये परिवर्तन? अच्छा, खुद को मेंढक तो नहीं समझ लिया आप में से किसने अपने आप को मेंढक समझ लिया? यूपीएससी वाला एग्जांपल देते ही अपने आप को मेंढक मत समझ लेना, आप इंसान हो। मेंढकों का भी यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूनिवर्सल पब्लिक सोसाइटी कमीशन, ठीक है। तो मेंढकों की सोसाइटी के लिए एक यूनिवर्सल एग्जाम था वो। आप अपने आप को मेंढक मत समझना, आप मेंढक भी कर रहे हैं, उनका यूपीएससी दूसरा है। अब इसने कहा ये पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, ये बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं और घटने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? बर्थ रेट, जिसको हम बोलते हैं जन्म दर, जन्म दर जिसको आप बोलते हो बर्थ रेट, खूब बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक कारण हो सकता है। दूसरा क्या होता है? मृत्यु दर, जिसको आप बोलते हो डेथ रेट, कितने लोग वहां पे मर रहे हैं। जन्म दर का मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का अंतर क्या है? सपोज करो 100 पैदा हुए, ओके, और 110 मर गए, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ। इसका जो अंतर निकल के आया क्या आया? नेगेटिव में चला, मरे ज्यादा पैदा कम हुए, माइनस का 10 में चला गया, ओके। अगर ऐसा होता 150 पैदा हुए और 50 मरे, कितने नए जुड़ गए? 100 नए जुड़ गए, तो ये क्या हो गया? ये वाला पॉजिटिव हो गया। तो पहला तो हम देखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर का आपस में डिफरेंस क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर, एक तो हमें इससे पता चलेगी, ओके। अब लेकिन मैं एक और बात कहूं कि भाई सुन लो, यहां ये क्या थे? ये स्टैटिक थे, ये मेंढक है बच्चा। मेंढक किसी क्षेत्र में हमने कहा बर्थ रेट क्या है? 100 है, डेथ रेट क्या है? ये भी 100 है, फाइनल वैल्यू क्या आ गया? 0, स्थिर हो गई। इसका मतलब क्या है? स्थिर है, ना तो बढ़ रही ना घट रही। लेकिन पड़ोस से, है ना, बाजू वाले क्षेत्र से 50 मेंढक आ गए, माइग्रेट करके आ गए, प्रवास करके आ गए इस क्षेत्र में। बाहर से कितने आ गए बच्चा? 50 मेंढक बाहर के आ गए। तो अल्टीमेटली तो हमारा संबंध उस क्षेत्र में कितने मेंढक है इससे है। तो मेंढक कुदक कुदक के बाजू वाले कुछ क्षेत्र से आ गए, 50 मेंढक और आ गए, तो फाइनल क्या हो गया? 50 पे 50 तो क्या हुआ? पॉजिटिव। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बर्थ रेट, अब आप एक चीज समझो बच्चा, बर्थ रेट 150, डेथ रेट 140, कितने हैं? 10। लेकिन इनमें से बहुत सारे मेंढक कहते हैं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं और मुझे ये क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ेगा। इस क्षेत्र से 50 जो पुराने मेंढक थे वो निकल के चले गए। और पहले पॉपुलेशन कितनी थी? पहले ओवरऑल पॉपुलेशन 1000 थी, 1000 में कितने जुड़े? 1010 हो गए। इन 1010 में से 50 बोले कि हमें यहां नहीं रहना,
तो कितने हो गए बच्चा 960। तो अल्टीमेटली क्या रहेगी ओरिजिनल से कम हो गई। यानी कि एक और फैक्टर है कि उस क्षेत्र से कितने मेंढक बाहर जा रहे हैं और कितने मेंढक बाहर से अंदर आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रवास। तो किसी भी क्षेत्र का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उस क्षेत्र में उस प्रजाति के जीवों का जन्म दर, मृत्यु दर, उसके साथ साथ उनका सोसाइटल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार, वो वहां रहना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको आप बोलते हो प्रवास। बात आ गई समझ में? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको समझ में आया या नहीं, एक बार मुझे बताओ बच्चा। है ये तो आपका ज्योग्राफी के टाइप का एनालिसिस हो गया। एक और समझ बच्चा, इसने कहा कि ये जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर, ये आपने बोल दिया ठीक है। अभी तक हमने कितना पढ़ा कि जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास, इन तीनों को देख के आपने निर्धारित कर दिया। कहते हैं लेकिन उस कम्युनिटी का या उस क्षेत्र के जैविक व अजैविक घटक तय करेंगे कि ये सब कैसे होगा। समझ गए? कहते हैं ये जो जन्म दर की बातें कर रहे हो, जो ये आप मृत्यु दर की बातें कर रहे हो, जो ये प्रवास की बातें कर रहे हो, निर्धारित हो रही है उस क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा। आपने बोला इस क्षेत्र में मेंढक रह रहे हैं, वो मेंढक रह रहे थे, ये मेंढकों का काफिला था, है ना, कबीला था, मेंढकों का एक पूरा क्षेत्र था, रह रहे थे यहाँ पे, 1000 मेंढक रह रहे थे यहाँ पे। अब कह रहे हैं वो 1000 क्यों हुए होंगे, 1000 रहने की, 1000 मेंढक होने की एनवायरमेंटल कंडीशन होगी, तब 1000 मेंढक हुए होंगे। हम कहे यहाँ के एनवायरमेंट की जो वायु है वो क्या हो जाए, विषैली हो जाए, यहाँ के इस क्षेत्र का जो जल है प्रदूषित हो जाए, यहाँ पे वनाग्नि हो जाए, जंगल की आग लग जाए, तो मेंढक रहेंगे यहाँ पे, रहेंगे क्या? और सपोज करो ये तो सबके सब क्या हो गए, अजैविक घटक। मैं कहता हूं इस क्षेत्र में मेंढक के प्रीडेटर आ गए, मेंढक को खाने वाले। पहले इस क्षेत्र में केवल 2 सांप रहते थे, अब इस क्षेत्र में कहीं से 100 सांप आ गए। तुम पैदा करते रहो वो खाते रहेंगे, तुम पैदा करते रहो वो खाते रहेंगे। आ गया शिकारी तुम्हारा, बताओ। तो ये वहां का गब्बर सिंह बन गया उस क्षेत्र के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। तो वो यही कह रहा है, यहां पे जो लाइन लिखी है ना बच्चा, जनसंख्या का बढ़ना उनके जन्म पे, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन पर निर्भर करता है, परंतु इनकी समृद्धि दर जैविक और अजैविक घटक पर ज्यादा निर्भर करती है। एक पॉइंट तो ये समझ में आया। सेकंड लाइन क्या लिखी हुई है, जनसंख्या समृद्धि दर को हम क्या देखते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पे। साल 2001 में कितने मेंढक थे, साल 2011 तक कितने मेंढक हुए, तो इस टाइम से इस टाइम पीरियड में हम वहां पे देखते हैं कितना परसेंटेज चेंज हुआ। या तो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो नेगेटिव भी हो सकती है, और वो स्टैटिक भी हो सकती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? बताइए मुझे, इज इट ओके? हाँ, समझ में आ गया। अब हमने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या था, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल था ना, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर 2B। 2B का मतलब क्या था, 2B में क्या था, एक बी था बायोम और एक बी क्या है, बायोस्फीयर। तो हमने इंडिविजुअल देख लिया, वो जीव जो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है। उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन हमने देख ली। पॉपुलेशन के बाद हम किस पे आ गए, कम्युनिटी। कम्युनिटी में मैंने क्या बोला था, किसी एक क्षेत्र में बहुत सारे जीवों की जनसंख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो कहता है ज्यादातर उदाहरणों में समुदाय इसके बच्चा किसी प्रमुख पौधों के रूप में या किसी प्रजाति के नाम पर उस समुदाय का नाम रखा जाता है। जैसे कहते हैं ना घास कम्युनिटी है, वो ग्रास कम्युनिटी है, इसका मतलब वहां घास मेन कौन है, डोमिनेंट स्पीसीज है। समझ गए? यहां पे देखो इसको, ये चित्र ना भूल जाना है ना, ये चित्र नहीं भूलना अपने को। प्रजातियों का संगठन, प्रजातियों की विविधता, वहां कौन डोमिनेंट है, तो कहते हैं ज्यादातर कम्युनिटी का नाम वहां पे भी जो भी डोमिनेंट स्पीसीज होगी उसके नाम पे होगा। और ज्यादातर मैंने आपको बताया डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में ज्यादातर आपकी प्रोड्यूसर्स ही होते हैं बच्चा। कहीं पे भी अगर उत्पादक नहीं होंगे, उत्पादक मतलब जो उस इकोसिस्टम में जीवों को खाना बना के दे रहे हैं, पेड़ पौधे, घास और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। तो इसने बोला कम्युनिटी के पे आते हैं, कम्युनिटी पे क्या कहना चाह रहा है ये, कोई समुदाय क्या कहता है, देखो निश्चित या कठोर नहीं है, समुदाय बड़ा भी हो सकता है और समुदाय छोटा भी हो सकता है। बड़ा और छोटा फिर क्राइटेरिया याद करो, वही प्रजातियों का संगठन, प्रजातियों की विविधता, प्रमुख प्रजाति, उसके बाद उस समुदाय की संरचना और उस समुदाय का पोषण स्तर कैसा है, उससे तय होगा वो समुदाय समुदाय बड़ा होगा या छोटा होगा। तो कह रहा है निश्चित नहीं है। तो यूपीएससी अगर ये स्टेटमेंट लिख के देता है कि किसी भी ज्योग्राफिकल क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में समुदाय के आकार निश्चित होते हैं, अरे कैसे ही निश्चित हो जाएंगे भैया, नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। फाइन लाइन को समझो, अंडरलाइन को समझो, वो आपको कहां ट्रैप करता है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, कम्युनिटी पढ़ा तो था, ये लाइन नहीं पता थी, तो फिर आपको क्या डाउट आएगा, अरे मैंने ही नहीं पढ़ा होगा।
वरना तो ये बात पक्की होगी। आप क्या डाउट करने लगते हो? यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे बड़ा डाउट क्या होता है? आप चीज पढ़े हुए होते हो लेकिन आपको उसकी रूट्स नहीं पता, तो आप सोचते हो यार मुझे ही नहीं पता होगा, अदरवाइज तो समुदाय का आकार निश्चित ही तो होता होगा, मेरे ही नोट्स में मिस हो गया होगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ही मिस हो गया होगा। नहीं होता भाई, बोल दिया हमने, नहीं है निश्चित, बात खत्म। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बोला, कम्युनिटी में केवल लिविंग थिंग्स होती है। एक चीज और याद रखना, जीव ही शामिल होते हैं इसमें, जैविक घटक होते हैं, अजैविक नहीं होते। जैविक होते हैं कम्युनिटी के अंदर, अजैविक घटक नहीं होते कम्युनिटी के अंदर। चलो, उसके बाद समुदाय, इसने बोला वही जो हमने बताया, समुदाय में प्रजातियों की संख्या, उनका आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। एक समुदाय में एक प्रजाति या कई प्रजातियां हो सकती है। फिर वहां के पर्यावरणीय कारक देखो हर जगह तय करते हैं, तो हमने देख लिया। एनवायरमेंट के बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक कारक ही निर्धारित करेंगे कि क्या कहानी होगी। समुदाय फिर कैसे होंगे, बड़े समुदाय, छोटे समुदाय, है ना। मेजर कम्युनिटी होगी। मेजर कम्युनिटी का मतलब उस देखो मेजर क्या है, एक बड़ी कम्युनिटी है, अपना काम खुद चला सकती है, किसी पे ज्यादा निर्भर नहीं है। एक छोटी अगर कम्युनिटी है, इसका मतलब वो आजू बाजू पे किसी पे डिपेंडेंट है। तो इसको हम एक टेक्निकल शब्द देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब मैंने कहा आपके पास ज्यादा डिग्री, यहाँ डिग्री का मतलब अरे वो यूनिवर्सिटी वाला डिग्री है, मेरे को ग्रेजुएशन का डिग्री मिल गया, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री मिल गया, मैंने हवा में उड़ा दी टोपी, वो वाली डिग्री नहीं है। यहाँ डिग्री से मतलब उसका रेंज है ना, उसकी मात्रा क्या है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब भाई आप कह रहे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसा बात क्यों बोलोगे मुझे किसी की जरूरत नहीं है? आपको लगता होगा आपकी जेब में उतना पैसा है, आपको लगता होगा मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि दुनिया ये महफिल कहीं चली जाए मैं अपना काम चला लूंगा, ठीक है। तो आपके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, आपके अंदर वजूद होगा तभी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। जो हर चीज के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहेगा, अरे भाई ये तू काम तू कर दे, चाय तू पिला दे, है ना, रोटी तू खिला दे, भाई प्रेस तू कर दे, है ना, भाई तू इतना पैसा दे दे। समझ में आया? तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट ज्यादा है, तो वो बड़ा समुदाय होगा। जैसे हम कहें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो इतने रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उत्तर पूर्वी भारत के, वो इतने बड़े हैं, व्यापक है, वो अपना काम खुद चला लेते हैं। तो क्या है, एक बड़ी कम्युनिटी हो गई। सेकंड कहता है कोई छोटी कम्युनिटी है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको किसी और पे निर्भर रहना पड़ता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज लघु समुदाय या माइनर कम्युनिटी। चले, फिर आया हमारा इकोसिस्टम। आ गए हम इकोसिस्टम पे। अच्छा, अभी आपको 10 मिनट में नोट्स बना के दिखा दूं, है ना, अभी 10 मिनट नोट्स बनाने में लगेंगे। आज का जो आपने इतना सब कुछ पढ़ा, इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। देखो दो तरह के नोट्स बनते हैं बच्चा, एक नोट्स बनेगा डिटेल्ड नोट्स। डिटेल्ड नोट्स किस लिए, आपको बड़ा खुल खुल के एक्सप्लेन करना है। एक होता है बच्चा शॉर्ट नोट, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था शॉर्ट नोट्स। अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स पे। डिटेल्ड नोट्स तो आपने सबने ध्यान लिया, ये सब कुछ जो ये सारी स्लाइड्स है ये क्या है, डिटेल्ड नोट्स का पार्ट है बच्चा, है ना। ये सब कुछ डिटेल में लिख के दिया मैंने आपको, इसको अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो ये सब का क्या है, ये आपके सब डिटेल्ड नोट्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं आज की क्लास में जो हमने पूरा पढ़ा, इसको क्या हम समराइज कर सकते हैं या नहीं, इसको हम समराइज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब वो जो पूरा क्रक्स है जो आज हमने पढ़ा, क्या वो हमारी कॉपी में आ गया। अब आप एक चीज बताओ, हमें आईएएस बनने के लिए एनवायरमेंट क्यों पढ़ना है, क्या ये शॉर्ट नोट का पार्ट है? बोलो, क्या आईएएस बनने के लिए, तो हमने शुरुआत में एक डिस्कशन किया था, आईएएस बनने के लिए हमें एनवायरमेंट क्यों पढ़ना चाहिए, या यूपीएससी ने सिलेबस क्यों दिया, या क्या ऑब्जेक्टिव है, वो तो शॉर्ट नोट्स का पार्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली सी बात है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास बेसिक टर्म थे, क्या था, इकोलॉजी। किसने दिया था बच्चा, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, 1868 या 69, और ये जर्मनी का था, ज्यादा से ज्यादा आपको अगर ये याद रखना है। तो ये क्या थी, दो शब्दों से मिलकर बना था, ये क्या था इसमें, आवास और अध्ययन। जीव जहां रहता है वो उसका आवास है, उसका अध्ययन, ओइकोस और लोगोस, ये दो लाइन थी, तो आप इसको लिख सकते हैं, ओइकोस और लोगोस उसका अध्ययन था, खेल खत्म, ठीक है। इससे ज्यादा आपने को कुछ नहीं करना इसमें। सेकंड क्या था हमारा टर्म बच्चा, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को किसने बच्चा, थॉमस कार्लाइल, कब दिया, 1828 में। क्या बोला, जैव प्लस अजैव प्लस प्रभाव प्लस घटनाओं का योग है। छोटा लिखना पड़ेगा, आप सोचो इतना ढपाल ढपाल इतना बड़ा बड़ा शब्द लिखोगे तब नहीं आएगा, समझ लो। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको फॉन्ट, फॉन्ट मतलब अक्षर का आकार छोटा करना पड़ेगा, उतने बड़े बड़े शब्द लिख के नहीं होगा, समझ लो। मैं इसको बड़ा करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन वो 3 रुपए वाला पेन आता है ना, 3 रुपए वाला पेन, वो बिल्कुल बारीक लिंक का एक पेन आता था हमारे टाइम पे, तो लिंक का बिल्कुल बारीक सा पेन, छोटा छोटा, आप जितना आपको पढ़ के समझ में आ जाए, उतना छोटा जरूर लिखा, पता चला चावल के दाने पे पूरी है ना भगवत गीता लिख दी, वो नहीं करना। चावल के दाने पे लिखने का काम नहीं है उतना कि आपको दिख जाए, बहुत बड़े शब्द नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इकोसिस्टम। किसने दिया था बच्चा, आर्थर तांसले। आर्थर तांसले, इसने क्या बोला, कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, जिसमें
जीव, एक जीव दूसरे जीव को कैसे इंपैक्ट कर रहा है और ये फिर अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंपैक्ट हो रहे हैं। ये डायग्राम बना लेना छोटा सा यहाँ पे, जिसमें आपने दिखा दिया कि जीव एक दूसरे पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, फिर पर्यावरण पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, पर्यावरण इन पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है ना। इन सभी अंतरक्रिया का अध्ययन 1935 में दिया था, वो साल भी लिख लेना। ओके, यहां तक कोई समस्या बताओ, कोई समस्या है क्या आपको यहां तक कोई समस्या? फिर आपने किस पे चले, फिर हमारा आया था ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है ना, इसके लेवल देख रहे थे, संगठन के स्तर देखे थे हमने, देखे थे या नहीं? संगठन का स्तर देख रहे थे ना बच्चा। तो सबसे पहले आपने क्या देखा था बताओ? आपने सबसे पहले देखा इंडिविजुअल। तो यहां अब आपको बहुत ज्यादा बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल जैसे मेंढक या कोई लिख लो मछली। और इंडिविजुअल को आपने क्या बोला था? कार्य करने में स्वतंत्र। स्वतंत्र। दूसरा आपने लेवल क्या लिखा था बोलो? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिसको आप क्या बोल रहे हो? जनसंख्या। क्या थी? प्रजातियों का समूह, ये था। इस पॉपुलेशन में आपने क्या किया था? इस पॉपुलेशन में आपने जनसंख्या वृद्धि दर को देखा था। जनसंख्या वृद्धि दर, और ये हमने देखी थी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये न्यूट्रल भी हो सकती है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। और इस जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे? पहला बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। एक डायमेंशन तो ये देखा था हमने, प्रवास, हिंदी में लिख लेना आप, मैं तो अभी आपको बता रहा हूं। दूसरा हमने क्या बोला था? वहां के जैविक और अजैविक घटक भी तय करेंगे। तीसरा लेवल हमने क्या देखा अभी? कम्युनिटी। कम्युनिटी देखा, बताओ देखा या नहीं देखा? समुदाय जिसको आप बोलते हो। समुदाय में क्या होते हैं? केवल जीव होते हैं, केवल जीव होते हैं। समुदाय का फिर वो क्राइटेरिया याद रखो। क्राइटेरिया कौन से थे बच्चा? प्रजाति, संगठन, विविधता, प्रभुत्व, ओके, संरचना, और लास्ट क्या बताया था मैंने आपको? पोषण स्तर। और इसके हमने प्रकार देखे। प्रकार दो प्रकार के हैं ये। पहला कौन सा प्रकार है बताओ? माइक्रो, सूक्ष्म, और मैक्रो। खत्म हो गया 2 घंटे का लेक्चर 3 लाइन में। आई बात समझ में? आज हमने जो भी पढ़ा 1 2 3 4 4 लाइन में कंप्लीट हो गया। तो जब भी आपको रिवीजन करना है, रिवीजन। अब यहां पे जैसे बच्चा जैव घटक क्या है, अजैव घटक क्या है, ये मतलब इसका क्या है? आपने 1 2 रिवीजन कर लिया है, अब आपको पता है जैव घटक का मतलब क्या है। आपने रिवीजन कर लिया, आपको पता है कि अजैव घटक क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल हमारे जैसे बोला 32 लेक्चर होंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के। 32 लेक्चर का मतलब कुछ लेक्चर काफी डिटेल्ड के होंगे, मुश्किल से 40 से 45 पेज बनेंगे, हमारा पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी उसमें समा जाएगा, पूरा समा जाएगा। नहीं बच्चा सुनो, हाँ अब एक अच्छा प्रश्न आया, आपने पूछा सर पहले शॉर्ट नोट्स बनाए या डिटेल्ड? फर्स्ट स्टेप है बच्चा डिटेल्ड नोट्स का। फर्स्ट स्टेप डिटेल्ड नोट्स। फिर उसके इस डिटेल्ड नोट्स को आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपको क्या बनाना है? सेकंड स्टेप शॉर्ट नोट्स। लेकिन शॉर्ट नोट बनाना कैसा है? डिटेल्ड इसलिए लिखना जरूरी है बच्चा, क्या है? इंसान हो, इंसान की फितरत है भूलने की। ऊपर वाले ने एक बड़ा अद्भुत हमें पुरस्कार देके भेजा है कि हम भूल जाते हैं। भूलना एक वरदान है। भूलना एक वरदान है। अरे सर हम तो सोचते थे हमें याद नहीं रहता, ये हमारी कमी है। भूलना एक वरदान है ईश्वर का। अगर नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे। पागल कैसे हो जाएंगे? अरे परसों आपने क्या किया? अगर परसों जो आपने किया पूरे दिन वही दिमाग में घूमता रहा, आज क्या कर लोगे नया? और सपोज करो परसों आपने बहुत गंदी सब्जी खाई, बिल्कुल बेकार आलू बैंगन की सब्जी, और उसको खा के आपको वॉमिट जैसा फील हो गया था, और वो आपको लगा यार कितना गंदा खाना, और आज जब आप खाने बैठे वापस से और आपको वही आलू बैंगन की सब्जी, वही टेस्ट, वही खराब खाना खा लोगे? तो ऊपर वाले ने वरदान दिया है कि भूलो, जो चला गया उसे भूल जाओ, वो ना सुन सकेगा तेरी सदा। हाँ अब फिर सर जी हमें तो याद रखना है। उसके साथ साथ उसने आपको एक तरीका भी दिया कि अगर आप चाहो वो जो पुराना बीत गया उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको याद रख सकते हो। याद रखने की टेक्निक है, आप उसको रिवाइज करो, बार बार अभ्यास करो, याद आ जाएगा। टाइप के है। अब ऐसा तो है नहीं आर्थ कान से लेके जाएंगे, कोई और आ जाएगा। जो काम हो चुका वो तो हो चुका। स्टैटिक वाले में कोई अपडेट नहीं होगा, जो करंट वाला जब शुरू होगा मैं उसको रास्ता बताऊंगा आपको। बाय। चलो टेक केयर, अपना ख्याल रखना बच्चों, मिलते हैं कल। बाय।